स्वर्गीय श्री बद्री सिंह बालिका इंटर कॉलेज की तरफ से आप सभी बच्चों को सारे सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध हो गई हैं। इसलिए सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासों के द्वारा घर में अपनी स्टडी जारी रखें। ये कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए बच्चे घर पर ही तैयारी करें, इसलिए ऑनलाइन सब्जेक्ट सभी को उपलब्ध कराया जाए ऑनलाइन वीडियो के द्वारा। और सब वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। क्लास 9 से लेकर 12th तक है और सारा कोर्स इसमें जो है सब NCERT पैटर्न बेस पर है। अगर किसी को नोट्स चाहिए कि लिखी हुई नोट्स चाहिए जैसे हम लोग विद्यालय में लिखवाते हैं तो उसके लिए आपको ये नंबर लिखे गए संपर्क कर सकते हैं 8076317021 या फिर 9919425442। इन दोनों नंबरों में व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना एरिया और सब्जेक्ट अपना नाम मैसेज कर दीजिए। अगर आपको वीडियो के दौरान कुछ समझ में नहीं आता है तो उस वीडियो के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में या तो फिर व्हाट्सएप में हमारे नंबर में बता सकते हैं तो हम आपको अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज हम आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री की चौथा लेसन बताएंगे। 3 लेसन हमारे पूरे हो चुके हैं, अब हम आपको चौथा लेसन बताएंगे। आपके जो NCERT बेस्ड पर किताबों में आपके प्रश्न दिए होते हैं पेज नंबर वाइज पेज नंबर इसके बाद अभ्यास के, तो हम आप ठीक उसी प्रकार से हम आपको सारे आंसर देंगे पेज नंबर वाइज पेज नंबर और अभ्यास के प्रश्न। लेकिन हम ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी हम बनाएंगे, एक वीडियो में नहीं समझ में आएगा आपको। और इसके अलावा जो क्वेश्चन रह जाते हैं अलग से इम्पोर्टेंट होते हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए ये देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है पेज नंबर 68 में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी। क्या पूछ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बिंदु कैसे दर्शाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा, जिसके कारण से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कार्बन क्या होता है? कार्बन CO2 ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 2 और कार्बन के कितने हैं? 1। यहाँ पे हम ऑक्सीजन क्या है कार्बन क्या है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ये इस प्रकार से। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैसे दर्शाना है हमने इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का एक वीडियो अलग बनाया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक के अनुसार दर्शाना होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, ये सब चीज देखते हुए दर्शाना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। यानी सल्फर के जो 8 परमाणुओं से सल्फर अणु बने हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी। संकेत यानी सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं, वो कैसे होंगे ये देखना है। 2 प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, एक ये है ये सल्फर के कितने अणु हैं? 8। तो हमें देखना 1 2 3 4 5 6 7। एक 2 3 4 5 6 7 8 अणु हैं। सल्फर के कितने अणु हैं? 8 अणु हैं। इनमें से हमें क्या करना है सल्फर के 8 अणुओं की संरचना इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बना। S सल्फर होता है और सल्फर का परमाणु क्रमांक सल्फर के परमाणु क्रमांक के अनुसार सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 32,
लेकिन यहाँ पे 8 अणुओं, सल्फर के कितने अणु हैं? 8 अणुओं के अनुसार हम इस प्रकार से संरचना इलेक्ट्रॉनिक बिंदु दर्शा सकते हैं। और सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है ये देखना। पहले में हमारे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और इसमें भी कितने हैं? 6, 2 इधर और ये इधर, सभी में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए हैं। कितने? 6। दूसरे प्रकार से इस प्रकार बना सकते हैं। ये है सल्फर को रिंग के अनुसार, उसने कहा रिंग यानी अंगूठी की संरचना के अनुसार, तो अंगूठी की संरचना के अनुसार बनाया गया है। सल्फर यहाँ कितने हैं? 1 2 3 8 अणु है सल्फर के। कितने हैं? 3 4 5 6 7 8। ये सल्फर के पूरे 8 अणु हैं। इसकी संरचना इस प्रकार से बनाई जाती है। इनमें क्या है? यहाँ पे 4 है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लगा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे क्या है? ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम कर दी गई है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब हम आपको बताएंगे पेज नंबर 76 यानी 76 पेज नंबर के प्रश्न उत्तर। वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं अंत तक जरूर देखें, शुरुआत में नहीं छोड़ने की, समझ में नहीं आ रहा है। जब आप अंत तक देखेंगे तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। अध्याय 4 है कार्बन एवं उसकी यौगिक। यौगिकों कार्बन के बारे में बताया गया है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समयों का चित्रण कर सकते हैं? यानी पेंटेन की कितनी संरचनाएं बना सकते हैं? देखेंगे पेंटेन के लिए निम्नलिखित 3 समवायी चित्रण कर सकते हैं। कितने? 3। पेंटेन है ये CH3। पेंटेन होता है 5। कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 5। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये 10 होते हैं। ये आपको अभी इसी लेसन में IUPAC के नाम के अंतर्गत पूछेंगे। IUPAC हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। ये पेंटेन क्या है? पेंटेन यहाँ पे पूछ रहा है, तो पेंटेन की संरचना। पेंटेन के लिए हमें कार्बन कितनी संख्या होनी चाहिए? 5। 1 2 3 4 5। कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 5 है तो वह क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो यह पेंटेन संरचना है। तो CH3 CH2 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 CH3 इसकी संरचना बना करके हम आपको बोर्ड के माध्यम से अभी IUPAC नाम जब बताएंगे अगले वीडियो में तो देख लीजिएगा। अब आइसोपेंटेन की संरचना। आइसोपेंटेन में क्या हो जाती है? CH हो जाता है बीच में और नीचे की ओर CH3 हो जाता है, तो क्या हो जाता है? आइसोपेंटेन। इसके बाद है नियोपेंटेन। क्या है? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में C कार्बन यानी अकेला रहता है, उसके चारों तरफ ये CH3 जो होता है मेथेन होता है, मेथिल इसको बोलते हैं। क्या हो जाते हैं? चारों तरफ मेथेन रख दिया जाता है। यानी कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 1 कार्बन ये हो गया और इसके चारों तरफ यानी 4 कार्बन है, तो कितने कार्बन हो गए? 5। तो ये क्या हो गया? नियोपेंटेन की संरचना। अगला प्रश्न देखेंगे। कार्बन के 2 गुणधर्म। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? क्या होती है? हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या यानी बहुत बड़ी संख्या दिखाई देती है। कार्बन के 2 प्रमुख गुणधर्म हैं। कितने हैं? 2। पहला है श्रृंखलन। कार्बन के ही, श्रृंखलन का मतलब होता है श्रृंखला, चैन। यानी कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की आधारभूत क्षमता के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। यानी जब कार्बन के और कई कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जो चैन बनाने की क्षमता होती है, जुड़ने की क्षमता होती है, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इनमें कार्बन की लंबी श्रृंखला तथा कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला पाई जाती है।
क्या होती है? कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला पाई जाती है। दूसरा है संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। क्या होते हैं? जब अन्य परमाणु कार्बन के साथ संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंधन बनाने की जो क्षमता रखते हैं उसको संयोजकता कहते हैं। अगला प्रश्न है, साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना पूछ रहा है। साइक्लोपेंटेन का सूत्र होता है C5H10। साइक्लोपेंटेन के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी? ये साइक्लोपेंटेन की पहले संरचना है और ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। साइक्लोपेंटेन की संरचना इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन रखे हुए हैं उसी प्रकार से हम इसकी संरचना बना देंगे। जैसे यहाँ पे हमने बॉन्ड लगाए हुए हैं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दर्शाना है। क्या दर्शाना है? इलेक्ट्रॉन दर्शाना है। हाइड्रोजन में 2-2 दर्शाना है, जैसे C5H10 होता है तो CH2 इस तरह करके इस प्रकार से। यहाँ पे कितने हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनिक बिंदु हमको क्या करना है? दर्शा देना है। इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉनिक साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का हमने एक वीडियो अलग बनाया है, उसको आप देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम आपको अगले पेज नंबर के प्रश्न बताते हैं। ये उसी पेज नंबर का है। अगला प्रश्न है 4था नंबर, निम्न यौगिक की संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, हेक्सेनॉल, ब्यूटेनॉन। और इसमें पूछ रहा है क्या ब्रोमोपेंटेन संरचनात्मक समय संभव है? ये हम आपको अभी इसके माध्यम से थोड़ा बहुत समझाते रहिए। हम आपको IUPAC नाम या संरचना सूत्र आपको बोर्ड में बताएंगे, जिसके बोर्ड के माध्यम से आपको अच्छे प्रकार से तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार से समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आप अगला वीडियो देखिएगा। अभी हम आपको इसी में समझा दे रहे हैं। पूछ रहा है इसमें एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल की संरचना बनाना है। ये एथेनोइक अम्ल की संरचना है। एथेनोइक अम्ल में क्या होता है? ओइक। यहाँ जहाँ ओइक शब्द होता है वहां पे डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड। अभी हम आपको सब बताएंगे बोर्ड के माध्यम से कि बॉन्ड कैसे लगाते हैं। ओइक का समूह होता है COOH, तो ये लगा हुआ COOH। और एथ का मतलब होता है 2। ऐसे मेथेन हमने बताया था, तो कितने कार्बन है? यहाँ पे 2 कार्बन है, इसलिए एथेनोइक अम्ल की संरचना हो गई है। अब ये पूछ रहा है ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन की संरचना ये है, सीधी सी है। जैसे कि हम ब्रोमोपेंटेन 5 कार्बन है, हमने सीधे 5 कार्बन रख दिया। और सभी में जितनी संख्याएं हैं, जहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 है तो हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिया। लेकिन अब यहाँ पे आगे तो C लगा हुआ है, इसलिए ऊपर नीचे हम क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। ये Br आप यहाँ भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये H जो लगा है यहाँ से हटा करके ये H यहाँ रख देंगे और Br यहाँ भी लगा देंगे तो भी सही होगा। तो किसकी संरचना है? ये ब्रोमोपेंटेन की संरचना है। अगला प्रश्न, अगला नंबर है, इसमें पूछ रहा है ब्यूटेनोन की संरचना। जहाँ पे ब्यूटेनोन यानी ओन शब्द आता है वहाँ पे डबल बॉन्ड कीटोन समूह का होता है। ब्यूटेनोन क्या होता है? ये कीटोन समूह का होता है। तो ये जो इसका डबल बॉन्ड है ये ऊपर की ओर होता है, इसका समूह CO होता है। ये क्या है? C और O। तो ये O डबल बॉन्ड कहाँ लगता है? ऊपर की ओर। जो ये 2 लाइनें होती है ना, इनको बराबर ही डबल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। तो ये ऊपर की ओर होता है। CH3 CH2 CO फिर CH3 इसका नाम होगा, सूत्र होगा। अब अगला है हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल का क्या है? हेक्सेनॉल का मतलब आएगा 6। कार्बन कितने होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6।
कितने कार्बन हेक्सेनल में? 6 कार्बन होते हैं, इसको हेक्सेनल बोलते हैं। और नाइल का मतलब होता है ऊपर इसमें क्या लग जाएगा? COOH, कार्बोक्सिलिक समूह के अंतर्गत का है। अभी वहां पे क्या था? कीटोन CO था, इसमें होता है COH, कार्बोक्सिलिक समूह के अंतर्गत का आता है। इसमें हम डबल बॉन्ड लगा है, इसलिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं लगेगा। वहां पे डबल बॉन्ड बीच में लगता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सबसे किनारे में लगा हुआ है। अब देखेंगे अगला, ब्रोमोपेंटेन की संरचनात्मक समय पूछ रहा। ब्रोमोपेंटेन, अभी हमने आपको बताया ब्रोमोपेंटेन की संरचना कि Br यहाँ कहाँ पे लगा हुआ था? बीच में लगा हुआ था, साइड में भी लगा सकते हैं। ये दूसरी ब्रोमोपेंटेन की संरचना है कि आप ये Br यहाँ भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ भी Br लगा सकते हैं। ये दूसरी संरचना है जो बीच में Br लगा है, और ये तीसरी संरचना है कि इधर लगा हुआ है। आप Br यहाँ पे कहीं यहाँ लगा सकते हैं या फिर यहाँ, तो ब्रोमोपेंटेन ही माना जाएगा, क्योंकि Br होता है ब्रोमीन, इसको बोलते हैं ब्रोमो। और ये कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5, और कहीं भी कोई बॉन्ड नहीं लगा हुआ है, यानी सब सिंगल बॉन्ड है, सीधा वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमोपेंटेन, एल्केन समूह के अंतर्गत आता है। अब ये हम आपको बोर्ड के माध्यम से अच्छे तरीके से बताएंगे। देखते हैं अब अगला प्रश्न, इसमें है निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? नामकरण के पूछ रहा है। इसमें संरचनाएं बनी हुई हैं, इनका क्या करना है? नामकरण। पहला नामकरण हमने कार्बन की संख्याओं से गिनना बताया है कि कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 1 2, 2 वाले को क्या बोलते हैं? फर्स्ट, 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन जहाँ हो वहाँ हेक्ट, जहाँ 7 कार्बन हो वहाँ हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, और 9 कार्बन हो तो नोम, 10 कार्बन हो तो डेकेन होते, डेकम। तो हम यहाँ पे देखें कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है, तो यानी क्या हुआ? एथ। और आगे क्या लगा हुआ है? ब्रोम, Br, ब्रोमो बताया था, तो क्या हो जाएगा इसका? ब्रोमो एथेन। क्या होगा? ब्रोमो, बी से ब्रोमो, जैसे वहां पे ब्रोमोपेंटेन था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन। अब दूसरा है ये COOH, या डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? CO, फॉर्मल्डिहाइड का, यानी मेथेनोइक अम्ल है। क्या है ये? इसका नाम मेथेनोइक अम्ल, इसका IUPAC नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, यानी मेथेनोइक अम्ल, इसको फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं साधारण नाम में। अब अगला है ये, कितने कार्बन है इसमें? मेथेनोइक अम्ल इसलिए होता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड सामने की ओर जब लगा होता है तो ओइक होता है, और कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 1 कार्बन है। 1 कार्बन वाला क्या होता है? मेथेन होता है, तो मेथेनोइक अम्ल। यहाँ पे आप देखेंगे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, क्या है? 6। जहाँ 6 हो तो क्या होता है? हेक्स होता है, हमने बताया था हेक्स होता है। और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, यहाँ पे क्या लगा है? ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हो वहां पे आयन शब्द लास्ट में जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? आयन शब्द। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6वां है, तो हेक्स और आयन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हेक्साइन। क्या हो जाएगा? हेक्साइन या हेक्साइन। देखते हैं अगले पेज नंबर के प्रश्न उत्तर। अगला प्रश्न है, इसमें पेज नंबर 79 यानी 79 के प्रश्न उत्तर है ये। इसमें पहला प्रश्न है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? एथेनॉल से जब एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन होता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसे क्यों कहते हैं? जिन पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, क्या? ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कारक कहते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। अल्कोहल को किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। CH3CTH5 एथिल अल्कोहल होता है, इसको पोटेशियम परमैंगनेट की ऊष्मा की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित किया है? कार्बोक्स अम्ल। CH3COOH होता है अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल। उपयुक्त अभिक्रिया में एल्काइन क्या है? KMnO4 ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करता है,
इस अपक्रिया में CH3 CH2 OH ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बनाता है, CH3 COOH बनाता है, इसलिए इसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण को दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए, दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण से, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण से ऑक्सी एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है, जब ऑक्सीजन और एथाइन का मिश्रण होता है तो उसमें ऑक्सी एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, जिसके कारण अत्यधिक ताप कर वेल्डिंग करने में सक्षम है, परंतु वायु के मिश्रण से कोई गैस उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए इनका मिश्रण उपयोग नहीं किया जाता है। क्या होता है, वायु के उत्पन्न होने से या वायु के मिश्रण से इसमें कोई गैस उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए इनका मिश्रण उपयोग नहीं किया जा सकता है। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। अभी इसके बाकी के पेज नंबर जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, धन्यवाद।